अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दो अहम तरीन मुकदमात की समाअत से इनकार कर दिया है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दो इंतहाई अहम केसेस जिन पर सबकी ही नज़रें थीं कि इन केसेस को जल्द फिक्स किया जाएगा और अदालत इन पर मौसर हुक्म भी जारी करेगी, मगर अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन दोनों अहम तरीन केसेस पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। ये मुकदमात कौन से हैं? एक मुकदमा आपको याद होगा, हाल ही में बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी फौजी ट्रायल के बाद। जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है, उसका फैसला आने के बाद 2 रोज़ के बाद उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये थी इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस के खिलाफ, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं। और ये गुमशुदगियाँ उन्होंने सिर्फ एक मखसूस तबके की नहीं बल्कि ओवरऑल इस मामले को रेज़ किया था और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये पिटीशन जो है वो ड्राफ्ट की गई थी। और इसमें जो उन्होंने ना सिर्फ जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान भर में जिनको उठाया जा रहा है, इमरान रियाज का वाक़या आपके सामने है, अरशद शरीफ का वाक़या हो चुका है, इसी तरह बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर बदकिस्मती के साथ गायब कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है और तवील अरसे के बाद फिर उनको शुमाली इलाका जात की सैर के बाद घर भेजा जाता है। और इसी तरह जो सियासतदान हैं उनकी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, उनका मालूम नहीं है कि वो किधर हैं, गायब हो जाते हैं और कुछ अरसा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वापस घर को लौट आते हैं। और यही सिलसिला बलूचिस्तान में एक तवील अरसे से चल रहा है, जहाँ पर इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस हैं। जो एतजाज़ एहसन साहब हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त में तकरीबन तमाम ही मामलात को उठाया जो इंतहाई ज़रूरी मामलात हैं, और इस पिटीशन के ऊपर तमाम ही लोगों की नज़र थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि वो कम अज़ कम उनके दौर में ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ये हल हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो मुतालबा करते हैं जो उनकी ख़वातीन कारकुनान हैं उनको हिरासत में रखा गया और आप कह सकते हैं कि उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। बावजूद इसके जस्टिस काजी फायज ईसा को हल्फ उठाए तवील अरसा गुजर चुका है, उन्होंने वो मामला भी अभी टेकअप नहीं किया। और ये वो पिटीशन है जिसमें इस मामले पर भी रोशनी डाली गई थी। तवक्को ये की जा रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा इसको टेकअप करेंगे, मगर बदकिस्मती के साथ अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर ही एतराज़ात आयद कर दी हैं। और वो एतराज़ात वही हैं जो तकरीबन हर दरख्वास्त के ऊपर जो यूनिवर्सल एतराज़ात होते हैं वो लगा दिए जाते हैं कि आपने जो इस पिटीशन है इसमें यह नहीं बताया कि मफाद आमा किस हद तक मुतासर हुआ, कैसे मुतासर हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट को आपने डिफाइन नहीं किया, 184(3) के ज़ुमरे में ये कैसे आता है, दायरा इख्तियार कैसे इस पर लागू होता है 184(3) का, वो नहीं बताया। जो मुतलका फोरम आपके पास दस्तियाब है आपने वहाँ से रुजू नहीं किया, और उसके बाद आप खुद मिसिंग पर्सन नहीं है, आप अग्रीव पर्सन नहीं है। जो अग्रीव पर्सन है अगर वो आएगा अदालत से इंसाफ मांगने तो अदालत उसको इंसाफ देगी, ना कि किसी तीसरे शख्स को किसी और के बिहाफ पर आकर ये बात करनी चाहिए। तो ये बड़े ही आप कह सकते हैं कि टेक्निकल किस्म के एतराज़ात हैं, और जो हम देखते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्तों पर बिलखसूस 184(3) की दरख्वास्तों पर जो एतराज़ात लगते हैं वो इसी नोयत के होते हैं। और अब इस अहम तरीन केस पर भी एतराज़ लग जाना, इससे बहुत से सवालात उठते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा इंतहाई अहम जो केस है वो आपको याद होगा, हाल ही में एक आइनी दरख्वास्त कुछ सेनेटर्स ने, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर हैं और मोहसिन दावड़ वगैरह, इन सब ने, तकरीबन बहुत से लोग हैं, उसके साथ ह्यूमन राइट्स आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी का एक बड़ा तबका, जिन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उमर गिलानी उनके वकील थे और ये मुद्दा था बेसिकली जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है अफ़गानिस्तान में, उनसे मुतालिक। और इस मामले पर अदालत से नोटिस लेने का कहा गया था और उनसे इस्तदा की गई थी कि जो लोग यहाँ पर जिनकी पैदाइश हुई है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, तो क्यों कर उनको भी मुल्क बदर या उनको भी मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है, उनको तो शहरियत मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली उनकी दरख्वास्त थी और इस दरख्वास्त पर भी तकरीबन वही एतराज़ात लगा दिए गए हैं जो पहले मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल एतराज़ात हैं और बस एक ठप्पा सा होता है वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद से ये फैसला किया कि इन दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने तौर पर यह फैसला किया है, ये अभी वाज़ेह नहीं है। क्योंकि हम जो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि माजी में ये होता रहा है कि अक्सर औकात
जो भी चीफ जस्टिस साहिबान होते थे उनके पास जब इस तरह के अहम तरीन केसेस, अहम पटिशन्स जाती थी, रजिस्ट्रार ऑफिस उनके पास भेजता था कि ये एक दरख्वास्त आई है, तो वो खुद कह देते थे कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन कर लो, इसको एंटरटेन ना कर लो। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में लोग तवक्को कर रहे थे कि ये दोनों इंतहाई अहम मामलात हैं और इस वक्त जो पूरी कौम है उसकी नज़र जो है वो इस पर है। और टू सम एक्सटेंट जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का मामला है तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो अवाम है वो इससे मुतासिर भी हैं। तकरीबन हर शहर में, हर कस्बे में ये एक ना एक केस ज़रूर होता है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब पंजाब में जो है वो ये काम शुरू हुआ है 9 मई के बाद से। आपको मालूम है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एक एहतजाज किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, उसको जवाज़ बनाकर फिर एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ये दौर शुरू हुआ है मिसिंग पर्सनस का कि अभी तक जारी है। और बहुत से लोग इसमें मिसिंग हुए, गायब हुए और उसके बाद मंजर आम पर आए, एक टीवी इंटरव्यू की सूरत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, और फिर उनके गुनाह धुल गए और वो फिर वापस सियासत में हिस्सा लेने लगे। इसी तरह हमने देखा कल असद उमर साहब ने पाकिस्तान में जो सियासत है उससे ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा है कि मेरे बस का रोग ही नहीं है यहाँ पर सियासत करना। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी को आप देख लें, उन्होंने टू सम एक्सटेंट रिलक्टेंट जाहिर की, उन्होंने थोड़ा सी डिफाइंस शो की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो छोड़ भी देंगे तो कम से कम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ फवाद चौधरी ने कोई बयान नहीं दिया और उसके बाद कहा जाता है कि यही वजह है। और जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी एक बनाई गई है उसमें उन्होंने एक्टिवली रोल प्ले न करने की वजह से अब उनको दोबारा से निशाना बनाया जा रहा है। उनको आपको मालूम है दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है, केसेस भी पुराने फिर से खुल गए हैं, नैब की जानिब से नोटिस भी शुरू हो गए हैं। तो ये सिलसिला जो है या ना सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग है बल्कि बेसिकली ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, प्रेशर डालने की कोशिश है और लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी राय बदलें और जो उनका रुझान है किसी एक पार्टी की तरफ उस रुझान को ख़त्म किया जाए। इस डिसअपीयरेंसेस के मामले पर अभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओथ नहीं लिया था, उससे पहले ही ये कहने लग गए थे लोग कि कम से कम जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले को ज़रूर टेकअप करेंगे। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ माजी में जो कुछ किया है इसको भुलाकर अक्रॉस द बोर्ड उनको ये मामला हल करना होगा, मगर बदकिस्मती के साथ कि अब ये मामला आते ही इस पर एतराज़ात लग गए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मामला यहीं ख़त्म हो गया है। अभी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके पास एक और रेमेडी दस्तियाब है, वो चैम्बर अपील दायर कर सकते हैं। एतजाज़ अहसन साहब भी, फ़रूतुल्लाह बाबर साहब भी चैम्बर अपील फ़ाइल करेंगे इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ और फिर ये चैम्बर अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी किसी भी एक फाजिल जज के चैम्बर में। वहाँ पर वो फिर इस पर अगर एतराज़ात को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तो फिर ओपन कोर्ट में ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों कर अदालती फैसलों के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस के पास इतनी पावर्स हैं कि वो खुद ही मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर रहा है। किसी भी दरख्वास्त के काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने का फैसला एक रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे कर सकता है। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस का मतलब ये नहीं है जो इस वक्त रजिस्ट्रार है वो ये फैसले करते हैं। ये बेसिकली नीचे ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशन ब्रांच होती है, जहाँ पर दायर होती है, और फिर सिविल ब्रांच, सिविल वन, गालिबन ये सिविल ब्रांच की जानिब से जो एतराज़ात हैं ये लगाए गए हैं और फिर इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ये सब कुछ कर सकता है। माजी में चीफ जस्टिस जो हुआ करते थे उनके कहने पर अक्सर देखा गया कि कहा गया कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन कर लो, इसको ना करो। अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो एक जानिब ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को और उनके जो इंतज़ामी मामलात हैं वो उसमें दखल नहीं देते, ये एक अच्छी बात है, मगर साथ ही उनको कुछ चेक एंड बैलेंस भी रखना होगा कि क्यों कर और कैसे रजिस्ट्रार ऑफिस अपने तौर पर यह फैसला कर रहा है कि क्या कोई दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। अब यहाँ पर जो एक और बहस शुरू हुई है, जो एक सवाल है और बड़ा पर्टिनेंट, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। टॉप सिटी एक मामला है, टॉप सिटी का आपको मालूम है, जिसमें साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम आया। उस केस में वो एक जायदाद के तनाज़े का केस था, एक लैंड डिस्प्यूट का केस था। वो भी 184(3) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ उस पर कोई एतराज़ नहीं लगा। वो दरख्वास्त डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और उस पर एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया, गो के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। मगर जो आने वाले थे, जो दरख्वास्त लाने वाले थे, उनको उनका
जो रिलीफ है जो वो चाहते थे वो मिल गया। सवाल ये उठता है कि अगर टॉप सिटी की दरख्वास्त काबिल समात थी और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 184(3) के दायरे इख्तियार का कोई एतराज़ नहीं लगाया, तो फिर इन दरख्वास्तों पर जो कि आइनी मामलात हैं और बड़े इंतहाई हसास मामलात हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट या फंडामेंटल राइट्स तो मुतासर हो ही रहे हैं, क्यों कर इस पर एतराज़ लगा दिए गए हैं। तो ये सवाल बड़ा वैलिड है और इस पर फिर नज़र ये आती है कि हो सकता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी इसमें पिक एंड चूज़ करते हों, क्योंकि समझ में नहीं आती जो टॉप सिटी की दरख्वास्त है उसकी, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो दरख्वास्त तो किसी भी सूरत मेंटेनेबल थी ही नहीं, और वो बाद में अदालत ने भी कही। जस्टिस अतर मिनल्ला की ऑब्जर्वेशंस आपको याद होंगी, बावजूद इसके रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको कैसे समात के लिए मुकर्रर कर दिया। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस भी पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से टॉप सिटी का केस अपने सामने फिक्स किया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं उसमें नाम था जनरल फैज़ हमीद का, और जनरल फैज़ हमीद वो शख्स हैं जिन्होंने अपरेंटली जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस इमरान खान के दौरे हुकूमत में भेजा गया था उसके मास्टरमाइंड वो थे। और फैज़ाबाद धरना जो एक केस आपको मालूम है चल रहा था, उसमें जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे भी बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि निशाना जनरल फैज़ हमीद है, जो कि महज उस वक्त DGC थे, DGI भी नहीं थे। उनको चीफ जस्टिस उन्होंने शायद बज़ाहिर नज़र यही आता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने जो रेफरेंस के अंदर दलाइल हैं उनमें भी इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने ये बात बताई थी कि किस तरह उनके खिलाफ वो जो फैज़ाबाद धरना जजमेंट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको जवाज़ बनाकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। उन्होंने वजह ये बताई थी, और अब जब हमने देखा जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ओथ लिया, उन्होंने सबसे पहले उस मामले को फिक्स किया फैज़ाबाद धरने केस को, और उसमें भी जो जनरल फैज़ हमीद है उनका नाम दोबारा से पॉपअप हुआ, क्योंकि ये सिग्नेटरी थे उस मुआहदे के, जो मुआहदा उस वक्त तय पाया था हुकूमत और TLP के दरमियान। और उसमें उसके अलावा जो ये अब टॉप सिटी का केस अचानक से लगाया गया, उसमें भी जो डायरेक्टली इल्ज़ामात थे वो जनरल फैज़ हमीद पर थे जो उस वक्त DGISI थे। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक जानिब तो ये कहते हैं कि उनका कोई पर्सनल ग्रज किसी के अगेंस्ट नहीं है, मगर जो टॉप सिटी का केस समात के लिए अचानक से मुकर्रर हो जाना है बग़ैर किसी एतराज़ के, उस पर कुछ सवालात ज़रूर उठते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने इंटेंशनली कुछ किया होगा या हो गया होगा। बहरहाल जो भी है, सवाल ये उठता है कि अगर टॉप सिटी की दरख्वास्त काबिल समात थी या उसको अदालत के सामने ओपन कोर्ट में लगाया जा सकता था, तो क्यों कर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए हैं, जो मिसिंग पर्सनस का मामला है, जिस पर न सिर्फ मौजूदा दौर के अंदर जजेस बात कर चुके हैं, बल्कि माजी में जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, और अब जस्टिस अतर मिनल्ला इंतखाबात केस के अंदर भी इस मामले पर रोशनी डाल चुके हैं। बावजूद इसके इस मामले को जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इस पर एतराज़ कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जो मामला है वो अफ़गान शहरियों का हो सकता है, वो स्टेट पॉलिसी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करना चाहती हो, मगर मिसिंग पर्सनस का मामला तो समझ से बालातर है। और एक और इंतहाई अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो इस पर चैम्बर अपील एक सुनते हुए उन्होंने भी फैसला लिखा, और उन्होंने भी ये कहा कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके पास किसी भी दरख्वास्त के काबिल समात होने का तयन करने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ये उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, ये जुडिशल ऑर्डर है। जुडिशल ऑर्डर आने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस किस तरह जो आइनी दरख्वास्तें हैं उन पर अपनी मर्जी से काबिल समात होने या नाकाबिल समात होने का ठप्पा लगा रहा है। और इसी नौयत का एक फ़ैसला बाद अज़ां जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने भी एक केस के अंदर यही ओपिनियन दी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कही कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सी दरख्वास्त काबिल समात है और कौन सी दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। अब बात यह है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि काजी साहब के दौर में भी अगर इसी तरह अहम केसेस पर एतराज़ात लगने हैं तो फिर कुछ झोल हमें नज़र आता है। और अब जो इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि रेमेडी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रेमेडी उनके पास बेशक दस्तियाब है, वो चैम्बर अपील कर सकते हैं, मगर उसमें 2 से 3 हफ्तों का जो वक्त है वो लग जाता है। और इस तरह जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद कहते हैं कि केसेस को जल्द निपटाना चाहिए, गैर ज़रूरी इल्तवा नहीं देना चाहिए। बावजूद इसके अगर अब एतराज़ात लग चुके हैं, एतराज़ात लगने के बाद अब वो पिटिशन फाइल करेंगे अपील की सूरत में, एक सिविल मिसलेनियस, वो चैम्बर
में अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, और फिर समाअत के लिए कब मुकर्रर होगी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी उस पर समाअत पे क्या पहली समाअत पर ही जज साहब ये डिसाइड कर देंगे कि ये इतराज़ात गलत हैं, ये दुरुस्त हैं, और फिर कब उसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, तो ये वक्त काफ़ी ज़्यादा इसमें लग सकता है। एक जानिब ये बहस हो रही है कि इस तरह के जो मामलात हैं जो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं, इनको पहले 199 के तहत, आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसमें दायर होने चाहिए। हाई कोर्ट में पहले ये दरख्वास्तें आनी चाहिए, और वहाँ पर क्योंकि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ लॉ है और वहाँ पर भी ये मामलात जो हैं वो जा सकते हैं। मगर जो आजकल तासुर बन चुका है पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ कि हाई कोर्ट के फैसले को इतनी वक़्त नहीं दी जाती, और लोगों की यही कोशिश होती है कि जो एपेक्स कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उससे ही फैसला लिया जाए, ताकि उस फैसले की कुछ सेइंग हो, उस फैसले में कुछ वज़न हो और उस फैसले पर लोग अमल दरामद करें। वो अलग बात है कि माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों पर अमल दरामद ना करके उसको आप कह सकते हैं कि कमज़ोर किया गया है। बहरहाल ये थी आज की खबर, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।